वो एक छोटा सा घर था, कच्ची पक्की ईंटों से बना, चिकनी मट्टी और गारे से चुनाई की गई थी। दो छोटे छोटे कमरे, जिनके आगे छोटा सा बरामदा और फिर जरा सा सहन। उस लम्हे ये इतना सा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। मुंह पे मेकअप की तहें जमाए सजी सजाई औरतें, लट्ठेदार शलवारों और अकड़ी हुई कमीजों में फंसे मर्द, बच्चे और बूढ़े, वो सब दुल्हन की रुखसती देखने को जमा हुए थे। उस छोटे से कमरे में, जिसमें अमरीन दुल्हन बनी माँ के सीने लगी रो रही थी, तो माँ बोली कि बस इतना भी मत रो, मेकअप खराब हो जाएगा। पूरे 9,000 लिए हैं रज्जो कमीनी ने। चल बस धीरानी चल, सब इंतजार कर रहे हैं। उसे काली चादर ओढ़ा दी गई, घूंघट निकाल दिया गया। बाहर बारातियों और मेहमानों का जम्मे गफीर इकट्ठा था, जो उसके पीछे पीछे थे। किसी ने डेक पे रुखसती के दर्दीले गाने चला दिए थे। अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे, बाप ने उसे गले लगाया। पीछे माँ ने उसकी बड़ी बहन के कानों में सरगोशी करके पूछा, इससे सलामियों के पैसे ले लिए हैं? साथ ही तो नहीं ले जा रही? नहीं अम्मा, मैंने ले लिए थे सारे। अच्छा किया, हमारा हक बनता है उन पैसों पर। उधर कुरान पाक की छाता तले वो रुखसत हो रही थी। बच्चियों ने बच्चे कुचे बारात के इस्तकबाल से बचे फूल उस पर निछावर किए थे। उसकी माँ अब जरा बुलंद आवाज में रोने लगी। बेटियां उसे सहारा दे रही थीं। अब्बा भी गीली आंखें साफ कर रहे थे। गाड़ियां चलने को तैयार थी। कुछ मनचले पटाखे जला जला कर फेंक रहे थे। एक बड़े दिल वाले ने 10-10 के 6-7 नोट भी उन बच्चों के ग्रोह पर उछाल दिए थे। जामिया मस्जिद उस्मानिया के ऊंचे ऊंचे मीनार सूरज की तेज रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। पुरहिद्दत जर्द किरणें सर के बल मस्जिद के सहन में उतर रही थी। मस्जिद से मुल्हिका मदरसे में खामोशी थी। तालिब इल्मों को छुट्टी हो चुकी थी। कुछ लड़के अंदर दरसगाह में सोने के लिए लेट चुके थे, कुछ अपने दीगर कामों में मसरूफ थे। ऐसे में साद मदरसे के सहन में बने घास के कते में दरीक की मट्टी की छांव तले बैठा। सामने तपाई पर सिपारा रखे दोहराई करने में मसरूफ था। वो अच्छा खुश शक्ल 14-15 साल का लड़का था, जिसकी मसें अभी भीग रही थी। तभी वो लंबा सा लड़का उसके पास आन बैठा। क्या हुआ, सोना नहीं है? वो अपना पढ़ता रहा। अब नहीं सोएगा तो जोहर के बाद पढ़ाई में तुझे नींद आएगी। फिर सोता दिखा तो कारी साहब लिटरेशन करेंगे। सबक याद नहीं हुआ तब भी लिटरेशन होगी। वो हंस दिया। मेरे प्यार, तू डरता बहुत है। बड़ा टाइम होता है जोहर के बाद, तब कर लेना। उसने नफी में सर हिला दिया। तब नहीं होता, तब मंजिल भी याद करनी होती है। उसने नाक से मक्खी उड़ाई और मुंह बिसोर कर उसे देखा। मतलब तूने नहीं आना? साद ने नफी में सर हिलाया। तो मैं अकेला ऊपर जाऊं? ऊपर और कोई भी नहीं है। साद ने उसे देखा। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। चल ना, उसने बाईं आंख को भींच कर इल्तिजाइया लहजे में कहा था। साद ने सिपारा बंद कर। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो रुमैसा जल्दी से बावर्ची खाने से बाहर निकली थी। वो अब चलता हुआ बरामदे में बिछी चारपाई पर आकर बैठ गया था। कहाँ रह गए थे आप फरहान? मेरा दिल इतना परेशान हो रहा था। उसने जल्दी से पूछा था। पानी लाओ। वो उसका सवाल अनसुना करके बोला था। वो जल्दी से पानी का गिलास भरकर लाई। आदिल कहाँ है? वो भी तो आपके साथ गया था ना? वो खामोशी से पानी पीता रहा। मैं तो आपको फोन कर करके थक गई। दिल में 100 तरह के वसवसे आ रहे थे कि या अल्लाह खैर हो, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? फरहान ने खाली गिलास उसे थमाया और उठ खड़ा हुआ। वो बेयकीनी से उसे देख कर रह गई। फरहान? वो कमरे में चला गया था। वो पीछे ही अंदर आई। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा आदिल? अब के उसने तेज आवाज में पूछा था। वो आपके साथ गया था ना? कहाँ छोड़कर आए हैं उसे? उसने पलटकर उसे देखा और स्पार्ट लहजे में बोला, वहाँ जहाँ बहुत अरसे पहले उसे छोड़ आना चाहिए था। रुमैसा ने चकरा कर दहलीज को थामा था। वो कच्ची आबादी थी। ऊंचे नीचे छोटे छोटे मकानात थे। नीची छतें, कमजोर दीवारें, उबलती नालियां, जा बजा ठहरा पानी, गंदे मुंदे खेलते बच्चे। इसी आबादी में जरा सा आगे वो घर था, जिसका बड़ा सा कच्चा सहन था। उसी सहन में बिछी चारपाई पर वो लहीम शहीम सी मर्दनुमा औरत बैठी थी। एक हाथ में छोटा सा शीशा और दूसरे में मोचना लिए वो ऊपरी होंठ पर उगे बाल नोचने में मसरूफ थी। ये बड़े बड़े से नकूश, मर्दाना सा लहजा, करख सी आवाज, ख्वाजा सरा।
पास ही पाइंती पर वो टिका 10-12 साला बच्चा रो रहा था। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे उनके पास भेज दें, मुझे उनकी याद आ रही है, अंकल प्लीज मेरे अब्बू को फोन करें ना। वो चौंक पड़ी। अंकल? वे फिटे मुंह तेरा, मैं तुझे अंकल लगती हूँ? वो फिर से रोने लगा था। वो बदमजा हुई। हाय रब्बा, मैं किधर फंस गई, ये क्या जंजाल पल्ले पड़ गया मेरे। नी तारा नी चीमी। उसने माथे पर हाथ मारकर खुद को कोसा और बुलंद आवाज में पुकारने लगी। सारी की सारी हड हरामे हैं, बस खाना ठूंसना आता है। नी तारा किधर मर गई हो? बच्चा मुसलसल रो रहा था। मम्मा के पास जाना है, मम्मा। तभी वो भड़कीले से लिबास में ख्वाजा सरा बाहर आया था। मुंह पे मेकअप की तहें, मोटे मोटे नुकूश। क्या हो गया गुरुजी, क्यों हलक फाड़ रहे हैं? वो मर जानी तारा किधर है? वो तो शो करने गई है। उसने अपना लंबा परांदा हवा में लहराया और दिलचस्पी से बच्चे को देखा। और तू अंदर कौन से शो कर रही थी जो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी तुझ तक, हडहरा में? ये किधर से आया गुरुजी? इसीलिए हलक फाड़ रही थी। रो रो के इसने मेरा मत्था खराब कर दिया है। इस मनहूस मारे को ले जा अंदर, इस मनहूस मारे को ले जा अंदर। वो बेजारी से बोली थी। ये आया किधर से गुरुजी? खरीदा है आज ही। वो फिर से मुंह टेढ़ा करके बाल नोचने लगी। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था और खामोशी थी। छत वाला पंखा पूरी रफ्तार से घूम रहा था। खिड़की पर पड़े पर्दे हवा में झूल रहे थे। कमरे के वस्त में बिछे सिंगल बेड पर वो लड़का आधा तिरछा सो रहा था। पास ही एक किताब खुली पड़ी थी। एहसन एहसन बेटा, अम्मी ने अंदर आकर उसे पुकारा था। देखो तो ये पढ़ते पढ़ते सो गया है। एहसन उठो भी, एकेडमी नहीं जाना क्या? वो हड़बड़ा के उठा था। सोई सोई सी आंखें, माथे पर बिखरे बाल, कदरे गंदुमी सी रंगत, जाजिब से नुकूश। क्या टाइम हो गया? मेरा टेस्ट था आज। उसने जल्दी से वक्त देखा और बिस्तर से उतरा। आराम से। महज 10 मिनट बाद वो तैयार श्यार सा बैग डाले निकलने को था। खाली पेट जा रहा है, कुछ खा लो बेटा। नहीं अम्मी, मैं पहले ही लेट हूँ, उसने वहीं से कहा था। अल्लाह हाफिज, और वो साइकिल लिए निकल गया था। दुल्हे की फूलों से सजी गाड़ी उस 2 मंजिला मकान के सामने रुकी थी, जो इस वक्त लाइटिंग से सजा हुआ था। रोशनियां लड़ियों की सूरत में बहुत भली मालूम हो रही थी। दूर तक आतिशबाजी का शोर था। ढोल वाला ढोल पीट रहा था और लोंडे लबाड़े जवां थे सारे। लड़कियों ने दुल्हन को सहारा दिया और अंदर ले गईं। बाप ने दुल्हा बने बेटे पर नोटों की गड्डी वारी थी। अंदर बहनें नेग लेने को खड़ी थी। सास ने अपनी बड़ी बहू के कान में सरगोशी की थी, इसे कमरे में ले जाओ, मोहल्ले वालियों को ना देखने देना, किसी ना काम का जोड़ा है और मेकअप भी बहुत ही घटिया है, एवं ही देखकर बातें बनाएंगी। जी अम्मी। वो उसे कमरे में ले गई थी। हाय इमरान ने भी क्या देखा इसमें, ना मुंह ना मत्था, जिन पहाड़ों लत्था। फुकरे कहीं के, उन्होंने बदमजा होकर सोचा था। जामे मस्जिद की छत की मुंडेर के पास वो दोनों छाँव में पास पास बैठे थे, घुटने अकड़ाए दीवार से टेक लगाए। तू छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हुआ कर सादे, अली ने उससे कहा था। 2 दिन की जिंदगी है, मजे कर। जो वक्त सुकून का है तू उसी में बैठा परेशान हो रहा था। यार मुझे कल भी सबक याद नहीं था, पता है कारी से डंडा खाते खाते बचा। वो कहते हैं कि जब से तू अली के साथ रहने लगा है तेरा ध्यान नहीं रहा पढ़ाई में। उससे गुस्सा चढ़ा। कारी, उसे मैं ही खटकता हूँ, दुनिया के सारे फसाद अली ही तो फैला रहा है। साद हंस पड़ा। उस्ताद है वो, उस्ताद है तो उस्ताद बनकर रहे ना, इतनी रोक टोक बिला वजह के इल्जाम लगाए मुझ पर। उसने साद के घुटने पर हाथ रखा। अब तू ही बता, मेरा जिगर है तू, मैं क्यों तुझे पढ़ाई से दूर करूंगा? मैं भला क्यों चाहूंगा कि तुझे फैंटी लगती रहे? साद ने समझने के से अंदाज में सर हिलाया। चल जाने दे यार, तू मूड खराब ना कर अपना। अली ने उसकी रान पर हाथ रखा था। बस इधर तू है इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, वरना मैंने चले जाना था सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से। रुमैसा का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा मुझे वापस ला कर दे, मुझे मेरा आदिल चाहिए, मुझे उसे वापस ला कर दे। रो रो कर उसकी आंखें सोजन का शिकार थी। हलक चिल्ला चिल्ला कर बैठ चुका था। मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, उसे तो निवाले भी मैं अपने हाथ से खिलाती थी, वो मेरे बगैर रहता ही नहीं। नहीं नहीं, मुझे वो वापस ला कर दे। बस कर, फरहान ने बेजारी से कहा था। क्यों बस करूं? आप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? मैं माँ हूँ उसकी, कैसे रह सकती हूँ उससे दूर, उसके बगैर?
وہ چلائی تھی، میں تیری زبان کھینچ دوں گا بےغیرت، اب اگر چلائی تو۔ میں نے کہہ دیا نا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وہ دو بدو بولی تھی۔ یہ بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اب اور نہیں، بس۔ اس نے رومیسا کے بال جکڑے تھے۔ ایک بات کان کھول کے سن لے، پھر نہیں دہراؤں گا۔ اس کی وجہ سے اس محلے میں میری جتنی بے عزتی ہو چکی ہے نا، وہ کافی ہے، بس، اب اور نہیں۔ وہ جن جیسا تھا ان کے درمیان پہنچ گیا، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تکلیف کی شدت سے رومیسا کی کراہ نکلی تھی۔ وہ بیٹا ہے ہمارا، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ وہ چلایا تھا اور اسے دھکا دیا۔ وہ خرابی میری نسل میں سے نہیں تھی، وہ میرا خون نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ ہیجڑا تمہارے بطن کی پیداوار تھا، بس، تمہاری خامی تھا جو میں نے دور کر دی خود سے، بس۔ وہ سختی سے کہہ کر باہر نکل گیا اور وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ تارا شو سے واپس آ چکی تھی۔ اب وہ گرو جی کے پاس چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ ایک واجبی سی شکل اور صورت کا خواجہ سرا تھی، ویسی ہی جیسی ہم نے اکثر دیکھے ہیں شادی بیاہ پہ ناچتے گاتے ہوئے، بس ہو بہو ویسی ہی، تیز میک اپ، چمکدار لباس، کھلے بال اور زیورات۔ ہائے تھرڈلے لوگ، دفع ہونے، 10 کا نوٹ بھی ایسے وار کر اچھالتے ہیں جیسے 10,000 کا ہو۔ اس نے غصے سے کہا اور وہ نوٹ گننے لگی۔ کل ملا کر بس 810 روپے تھے۔ اسے قہر چڑھ گیا تھا۔ کوئی بات ہے کرنے کی بھلا؟ مجھے نچا نچا کر باندری بنا دیا، اور ویلوں کے نام پر یہ لعنت ہے۔ اس نے سارے مڑے توڑے نوٹ دور پھینکے تھے۔ نہ تارا، نہ، رزق کو ایسے نہیں پھینکتے۔ اس عورت نما گرو جی نے اس کا شانہ ہلایا۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، آج کے بعد میں نے ان مکھی چوسوں کے گھر نہیں جانا۔ ٹکے ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کی، شودے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور بکتی جھکتی اندر چلی گئی تھی۔ گرو جی نے منہ بنایا اور بکھرے نوٹوں کو دیکھا۔ ہائے کیسے نوٹ پھینک کے چلی گئی، بڑی مہرانی ہے جیسے۔ ہائے میرے گوڈے، وہ بمشکل اٹھ کر نوٹ چننے لگی۔ کلاس روم میں ٹیسٹ ہو رہا تھا اور سب طلباء خاموشی سے اپنا اپنا لکھنے میں مصروف تھے۔ احسن اپنی چیئر پر بیٹھ کر لکھنے میں مصروف تھا جب برابر بیٹھے ہوئے فیضان نے اشارہ کیا تھا، یار دوسرے کا جواب بتانا۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا، پلیز یار۔ وہ واپس اپنی پیپر پر جھک گیا تھا۔ فیضان نے اسے غصے سے دیکھا تھا اور منہ ہی منہ میں گالی دی تھی۔ ٹیسٹ کے بعد وہ اکیلا بیٹھا تھا جب وہ اس کے پاس آیا۔ شرم آنی چاہیے تجھے احسن، تو اپنے دوست کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ اسے چیٹنگ کہتے ہیں یار۔ تو چیٹنگ کہہ کر ہی بتا دیتا، مگر میں ہی گناہگار ہوتا نا، تو نہیں۔ نہیں، میرے ابو کہتے ہیں یہ دونوں کا گناہ ہوتا ہے اور یہ غلط ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اس پہ لعنت بھیجی تھی۔ یہ قبول کر پھر، اتنی چھوٹی سی بات پہ تو نے دوستی ختم کر دی، دفعان ہو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ شام کو اس نے ابو کو ساری بات بتائی تھی۔ اس نے ساری بات سنی اور اسے رسان سے کہا، غلط کو چاہے ساری دنیا صحیح کا لباس پہنا دے، لیکن وہ اندر کہیں غلط ہی رہتا ہے، یاد رکھنا۔ شر کو خیر کہنے سے وہ خیر نہیں بن جاتا۔ مجھے پتا ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ سچ سکھایا ہے اور مجھے اس پر فخر بھی ہے۔ امبرین گھونگھٹ گرائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سارے کمرے میں پھولوں کی میٹھی سی بانس پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی عمران اندر آیا۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور سفید ہلکے سے کرتے اور پاجامے میں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آن بیٹھا۔ تو فائنلی ہم یہاں ہیں۔ اس نے ہولے سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ دلہن کی تعریف کرنا لازمی ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ تم سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ جھیپ سی گئی تھی۔ لمبے چوڑے وعدے نہیں کروں گا، خود کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، بس تم ساتھ رہنا اور ساتھ دیتی رہنا۔ اس نے ہولے سے اس کا حنائی ہاتھ تھاما تھا اور وہ نازک مگر خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ میرے ساتھ رہو گی نا؟ امبرین نے اسے دیکھا تھا بغور۔ یہاں ابھی اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئی ہوں، ابھی بھی آپ کو شک ہے؟ اس نے ہولے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے ہولے سے وہ سجا سجایا ہاتھ ہونٹوں سے چھو لیا تھا۔ وہ پل بہت حسین تھے۔ تارا بہت دیر سے اس روتے ہوئے بچے کو چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے بس روتا ہی رہا تھا۔ کچھ کھایا تھا اس نے نہ پیا تھا، بس ایک ہی رٹ تھی، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، میرے ابو کو فون کریں، وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ دیکھ بچے، یہ تھوڑا سا کھانا کھا لے، ایسے نہیں روتے ہیں، بس۔ تارا نے پچکارا اور نوالا اس کے منہ میں دینا چاہا، لیکن اس نے منہ نہیں کھولا تھا۔
बस चुप कर जाओ ना। अच्छा ये लो पानी ही पी लो, मुझे मम्मा के पास जाना है बस। वो बेबसी से उसे देख कर रह गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई थी। वो वहीं बरामदे की चारपाई पर ऊँघ रही थी। इसे वापस भेज दें, वो रो रो के पागल हो जाएगा। उसने खुद पर से मक्खियाँ उठाई। चुप कर जाएगा खुद ही थक के। वो कुछ भी नहीं खा रहा गुरुजी, भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। तू क्यों उसके पीछे पड़ी हुई है? उसे उसके हाल पर छोड़ दे। वो होले होले चलती हुई उसके पास आन बैठी। वो इतनी नन्ही सी जान है गुरुजी, इतना जुल्म ना करे। माँ के बगैर कैसे रहेगा? उसने उसे बगौर देखा था, जैसे मैं रह गई, जैसे तू जी गई। छीमी, रीमा, शीला, ये सब जी गए ना? सबर आ गया ना? पीछे वाले भूल गए ना? उसने कुर्ब से आंखें मूंद लीं। ये जुल्म ना करो, अल्लाह के वास्ते इसे वापस भेज दे। उसने अब के गुस्से से तारा को देखा था। 1 लाख रुपया लेकर गया है इसका बाप। तुझे क्या लगता है वो इसे ऐसे ही वापस ले जाएगा? वो उसे देख कर रह गई थी। रुमैसा खामोश सी वहीं दरवाजे के पास फर्श पर बैठी थी। दिल बैठ बैठ जा रहा था। जाने मेरा बच्चा, मेरा आदिल किस हाल में होगा। कुछ खाया भी होगा उसने या नहीं, पता नहीं कैसा होगा। या अल्लाह मैं क्या करूं? फरहान तो बाहर निकला अभी तक नहीं लौटा था। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। उसे तो एहसास तक नहीं हुआ था कि वो आदिल को किस नीयत से लेकर जा रहा है बाहर। सुबह जब उसने जाने से पहले रुमैसा से कहा था कि इसे नहला धुला कर तैयार कर देना, कहीं जाना है, तो वो हैरान से ज्यादा खुश हुई थी। सोचा बाप की मोहब्बत आखिर जाग ही गई। उसने फटाफट आदिल को उसके साथ रवाना कर दिया था। काश मैंने उसे जाने ना दिया होता, काश काश मैंने उसे जन्म ही ना दिया होता। उसने बेबसी से सोचा था। 12 साल पहले वो ब्याह कर इस घर में आई थी। माँ बाप तो थे नहीं, मामू मामी ने ही शादी की थी। फरहान का भी इतना लंबा चौड़ा खानदान नहीं था। उस वक्त अम्मा अब्बा थे, बाद में वो दोनों भी चल बसे। अब बस एक भाई था साथ, जो दूसरे शहर में एक मदरसे में पढ़ता था। घर में बस वो 2 मियाँ बीवी और आदिल। हाय आदिल, उसने सिसकारी भरी। वो शादी के तकरीबन 1.5 साल बाद पैदा हुआ था। प्रेगनेंसी तो तकलीफ दे थी ही, बाद में भी बहुत सी पेचीदगियाँ हो गई थी। डिलीवरी तो घर में ही हुई थी, तो उसका पूरा मेडिकल चेकअप ना हो सका। उसका गुड़ियों से खेलना, बच्चियों के साथ लगे रहना, चमकीले कपड़े, जेवर और मेकअप पर जान देना। जरा बड़ा हुआ तो उसकी उठान, चाल ढाल, उसका बात करना, वो ठिठकी, लेकिन वहम समझकर नजरअंदाज किया। उस दिन वो खेलते हुए गिरा तो अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पूरा चेकअप हुआ। वो इंटरसेक्स, आम फहम अल्फाज में ख्वाजा सरा बच्चा है। जेनेटिक मसला हो सकता है। क्या खानदान में इससे पहले कोई बच्चा है ऐसा? वो दोनों मियाँ बीवी तो शॉक्ड थे। इसे बोलने में भी मसला है, वक्त के साथ साथ इसे हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैंने पूरा मुआयना कर लिया है, लेकिन एक बड़ा टेस्ट करवा लें तो हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। वो मेडिकल की बातें थी जो उनकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो जीता जागता बच्चा उन्हें अच्छे से समझ आ रहा था। ये जनाना बच्चा पैदा किया है तुमने, ना इधर का ना उधर का, सारे जमाने में तमाशा बन गया मेरा। वो बड़ा होता जा रहा था, लोगों की नज़रों में आता जा रहा था। मोहल्ले वाले उसे चौंक कर देखते थे और चैमिगोइयाँ करते थे। बड़ी बूढ़ियाँ हकीमों की दवाइयाँ बताती थी। उसने अपने तई हर कोशिश की थी। उसे डांट कर, मार कर लड़कियों वाली आदतें छुड़वाना चाहिए थी। अनगिनत माजूने और पुश्ते खिलवा डाले, मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया। वो वैसे ही परवान चढ़ता चला गया। एक लड़के के जिस्म में कैद लड़की, या शायद उसका उलट। फरहान उसे बुलाता तक नहीं था, उसे देखता तक नहीं था। इसके बाद उनके यहाँ और औलाद पैदा ही नहीं हुई थी। वो अपने चेकअप करवा करवा कर हलकान थी। सब कुछ नॉर्मल था। उस दिन फरहान के दोस्तों की दावत थी। वो उनके सामने चला गया। वो उससे हंसी मजाक करते रहे। वो शर्मीला सा बच्चा हिल हिल कर जवाब देता रहा। वो हंसते रहे और फरहान कुढ़ता रहा। उसने उस रात उसे बहुत मारा था। साला खुसरा, हिजड़ा, जनाना, इज्जत रोल दी मेरी, जिंदगी बर्बाद कर दी। थू थू कर रहे हैं सब मुझ पर, बेगैरत। वो नीलो नील बच्चा रो रो कर पागल हो रहा था। रुमैसा बचाने में खुद जख्मी जख्मी हो गई थी। उसका हल उसने वही निकाला था। ख्वाजा सराओं की बस्ती में उसे छोड़ने आ गया था। कितने लोगे? गुरु ने बगौर बच्चे को देखा और उससे पूछा। वो तो मुफ्त में जान छुड़वाने को लाया था। उसे खुजा ये कि पैसे मिल रहे थे। 1 लाख,
सौदा तय, पैसा इसकी जेब में और बच्चा उनका। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फजर कज़ा हो चुकी थी, स्याह आसमान होले होले नीला हो रहा था। जामे मस्जिद उस्मानिया की दरसगाह से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आ रही थी। ऊंची आवाज में हिल हिल कर अपना सबक याद करते तुलबा मौजूद थे। कारी साहब अपनी नशिस्त पर बराजमान थे। उनके सामने लड़कों की कतार अपने हाथों में कुरान पाक लिए, एक घुटना खड़ा किए और एक जमीन पर बिछाए सबक सुनाने को तैयार बैठे थे। साद अपनी बारी पर खिसकता हुआ आगे आया, कुरान पाक तपाई पर कारी साहब की तरफ रख दिया और सुनाने लगा। अभी आधी आयत बमुश्किल पढ़ी होगी कि अटक गया। कारी साहब ने लुकमा दिया, दूसरी बार अटका तो उसे घूरा और पढ़ाया। कुछ दूर चलकर वो फिर अटका, उन्होंने डंडा उठा लिया था। ज़हन कहाँ होता है तेरा? 3 दिन हो गए इन 3 आयतों के सबक को और अभी तक कच्चा ही है। क्या करता रहता है सारा वक्त? पढ़ाई में ध्यान देना है कि नहीं? उसे गिरेबान से पकड़कर पटखा दिया, 2 मुक्के 3-4 थप्पड़। मंजिल तेरी वो कच्ची है, सबक तू याद नहीं करता, हर वक्त बस यहाँ वहाँ कुछ गपियों में मसरूफ रहता है। मैं पूछता हूँ तूने अकल पकड़नी है कि नहीं? उसकी अच्छी खासी लिटरेशन हुई थी, कमर पर 2 डंडे पड़े थे। चला जा, दफान हो जा, और शाम को अगर ये याद ना हुआ तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, याद रखना। हद हो गई है। कुरान पाक उसे थमाकर वार्निंग दी गई थी। देख मेरी जान, रोना बंद कर दे, चल बस कर देना। तारा ने उसे पिचकारा और साथ लगाया। तेरे अब्बू तुझे खुद यहाँ छोड़ कर गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे तुझे लेने के लिए। तुझे अब यहीं रहना है हम सब के साथ। ऐसे रोता रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। ना मेरा बेटा, ऐसे मत रो। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से उसका मुंह साफ किया था और उसके बिखरे बालों को उंगलियों से दुरुस्त किया। मेरे अब्बू मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए हैं? मेरा घर तो वहाँ है। उसने लंबी सांस भरी। उनके बदसूरत घर और बदसूरत दिल में तेरे लिए जगह नहीं थी मेरे बच्चे। कई लोग होते हैं इतने बदनसीब कि उन्हें फूलों से नफरत होती है और उनकी खुशबू से एलर्जी। उन्हें डर होता है कि वो उनसे मोहब्बत करेंगे तो दूसरे उनसे नफरत करने लगेंगे। आदिल ने ना समझने के से अंदाज में सर हिलाया और उसे देखा। मेरे अब्बू मुझसे डरते हैं? उसने कंधे उचका दिए। शायद वो तुझसे ज्यादा अपने आप से डरते हैं। मेरी मम्मा, वो तो मुझसे प्यार करती हैं। दुनिया की हर माँ, हर बाप अपने बच्चों से प्यार करता है चंदा, लेकिन प्यार काफ़ी नहीं होता। दुनिया की हर माँ और हर बाप अपने बच्चों के लिए लड़ नहीं सकते। शायद तुम्हारी माँ भी नहीं लड़ सकती तुम्हारे अब्बू से। शायद तुम्हारा बाप भी ना लड़ सकता हो मुआशरे से। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा था। बस मेरी जान, अब रोना नहीं है, मैं हूं ना तेरे पास। बस अब तुम मेरे पास रहना, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। भूख लगी है ना? नन्हे आदिल ने होले से इस बात में सर हिला दिया। मैं अभी लाती हूँ। उसने होले से उसका माथा चूमा, उठ खड़ी हुई। मोहब्बत के हाथों मिले जख्मों के लिए मरहम बस मोहब्बत ही तो थी। इंसानियत का ताल्लुक जिस्मानी खदोखाल से नहीं हुआ करता था। ये तो दिल में जन्म लेने वाली एक अजीम सिफ्त है, और दिल वो तो सबका एक सा ही होता है। उस घर में अगली सुबह बहुत बेजार सी तुलू हुई थी। सारी रात की जागी और रोती हुई रुमैसा की आंखें लाल सुर्ख थीं और सूजी हुई थी। नाक और गले में जलन हो रही थी। बिल्कुल खामोश और चुपचाप सी वो बावर्ची खाने में फरहान का नाश्ता बनाने में लगी हुई थी कि उसे दुकान पर जाना था। अब बस भी कर दे ये मातम, कब तक उसका सोग मनाती रहेगी? उसके सामने खाने की ट्रे रखकर वो मुड़ने को थी जब फरहान ने बेजारी से कहा था। लहजे में कल वाला तंतना और गुस्सा नहीं था, लफ्ज भी नर्म थे, लेकिन रुमैसा के जख्मों के लिए शिफा नहीं थे। वो अब वापस आने वाला नहीं है, उसे याद कर कर के रोने का क्या फायदा? उसने कुर्ब से शोहर को देखा। वो 9 माह तक मेरे वजूद का हिस्सा बना रहा है। मेरे साथ हंसा, रोया, मेरे साथ सोया जागा। 10 साल तक मैंने रोज उसे देखकर सुबह की और हर रात उसे देखकर आंखें बंद की। फिर आप एकदम से उसे मेरे वजूद से काट कर कहीं फेंक आए और मुझे कह रहे हैं कि मैं रोऊं भी नहीं। उसने गीली आंखों से उसे देखा था। फरहान ने खाना छोड़ दिया और उसके कपकपाते हाथों को होले से थाम लिया। उसकी जगह यहाँ नहीं थी रुमैसा, वो यहाँ का नहीं था। यहाँ हम नॉर्मल इंसानों के दरमियान, अगर वो रहता तो वो खुद भी एहसासे कमतरी में जीता, हमारे लिए भी शर्मिंदगी की वजह बनता। वो जहाँ है वो सब उस जैसे ही है और उनके दरमियान वो ठीक रहेगा, अपने जैसों को समझ सकेगा, वो उसको समझ सकेंगे। रुमैसा मुसलसल नफी में सर हिला रही थी।
اور میں ایک ماں جو روز روز ہر پل یہاں مرے گی، اس کا کیا؟ میری کون سمجھے گا؟ اس نے بغور اسے دیکھا تھا۔ اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے، شام کو تیار رہنا، کہیں جانا ہے۔ سعد اوندھے منہ فرش پر چٹائی پر لیٹا ہوا تھا، کمر پر ڈنڈوں کے زخم بری طرح درد کر رہے تھے، چہرے پر جو تھپڑ پڑا تھا اس کے نشان بھی ابھی تک وہیں تھے۔ وہ خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور علی اندر آیا، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ مجھے ابو بکر نے بتایا کہ تجھے قاری صاحب نے مارا ہے۔ خدا کی قسم مجھے بڑا غصہ چڑھا، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس نے جھک کر اس کا چہرہ سیدھا کیا تھا، بائیں گال پر دور تک انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ کیسے جانوروں کی طرح مارا ہے، اللہ غارت کرے اسے وحشی نہ ہو تو۔ اس نے اس کی کمر سے قمیص سرکائی تھی، وہاں 3 جگہ ڈنڈوں کے نشان رہے۔ سادے تو اپنے بھائی سے شکایت کیوں نہیں کرتا قاری کی؟ وہ تجھے ایسے مار کھاتا دیکھ کر کیسے چپ رہ سکتے ہیں؟ انہیں اپنے جھمیلے ہیں، ان کی بیوی بچہ بس، یا پھر ان کی دکان، ان کے یار دوست، ان کی عیاشیاں۔ میں نے کئی بار کہا، لیکن مجھے کہہ دیتے ہیں کہ تو دھیان سے سبق یاد کیا کر تو مار نہ پڑے۔ وہ دکھ سے بولا، اب میں کوشش کرتا تو ہوں، مجھے نہیں یاد ہوتا تو میرا کیا قصور ہے؟ علی نے افسوس سے کہا اور اس کے زخموں کو ہولے سے چھوا۔ سعد کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ تو لیٹا رہ، میرے پاس مرہم ہے، وہ لگا دیتا ہوں تیرے۔ وہ اٹھا اور اپنے بکسے میں سے ڈھونڈ کر وہ ڈبیا لے کر آیا۔ اس میں سے ہولے سے تھوڑی سی مرہم اس کے زخموں پر رکھی اور آہستہ آہستہ ملنے لگا۔ وہ ہولے ہولے انگلیاں چلاتا جا رہا تھا۔ سعد سمجھ نہیں سکا کہ اس کے زخموں کو شفا مرہم سے مل رہی تھی یا اس کی انگلیوں کے لمس سے۔ وہ جیسے کوئی نازک سا پر تھا جو اس کے کمر پر یہاں وہاں رینگ رہا تھا۔ علی کی انگلیاں اب اس کی پیٹھ تک جا رہی تھی۔ گرو جی نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے فارسی میں کوئی بات کی ہو جو وہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تارا؟ عقل گھاس چرنے تو نہیں چلی گئی تیری؟ ہاں گرو جی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا۔ جا جا کے اپنے منہ پہ پانی کے 2-3 چھٹے مار تاکہ تیری آنکھیں کھلیں۔ تارا ان کے پاس آ بیٹھی۔ چھالیاں کاٹتے گرو جی نے ٹرے ایک طرف رکھ دی اور اسے بغور دیکھا۔ دیکھ تارا، تو ہو رہی ہے اس وقت جذباتی، لیکن میں حقیقت پسند ہوں۔ اسے میں نے 1 لاکھ روپے میں اس لیے نہیں خریدا کہ اسے پڑھاؤں لکھاؤں اور افسر بناؤں۔ میرے پاس تو اسے 2 وقت کی روٹی کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے، کجا یہ کہ اسے سکول بھیجوں۔ کچھ عقل نو ہاتھ مار تارا شودی۔ دیکھیں گرو جی، آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ آپ نے اسے میرے حوالے کر دیا ہے نا، تو سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ میں نے بس اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ انہوں نے طنزیہ ٹھٹھا لگایا۔ بیٹا؟ تارا نے نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ میں اسے خود سکول چھوڑ کر آؤں گی، وہ پڑھے گا اور کوئی ڈھنگ کی نوکری کرے گا۔ یوں میری تیری طرح یہاں وہاں ذلیل نہ ہو، ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کی محفلوں میں ناچ ناچ کر نہیں۔ وہ مرد ہے، مردوں کی طرح جیے۔ وہ مرد نہیں ہے تارا، نامرد ہے۔ چلے ٹھیک ہے، نامرد ہی صحیح، لیکن وہ عورت نہیں ہے۔ جیسے میں نامرد ہو کر زبردستی کی عورت بن گئی ہوں نا، اسے نہیں بننے دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1,00,000 2 لاکھ کی بات ہے تو آپ کا نقصان میں پورا کر دوں گی، اپنا آپ بیچ کر بھی پورا کرنا پڑا تب بھی، پر اسے اس سب میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ تارا کی زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے نا، نہ کہ صرف گانا، ناچنا، کھانا پینا اور مر جانا۔ وہ کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بڑی آئی میم، خسرے کو آسمان پر چڑھانے کے خواب دیکھ رہی ہے، پٹے منہ اس کا۔ اور پھر سے وہ چھالیاں صاف کر کے کترنے لگ گئی۔ امبرین کی آنکھ کھلی تو سورج کی اجلی کرنیں دروازے کی درز سے چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ کمرے میں بس اس گول گھومتے پنکھے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بال سمیٹنے لگی۔ اس کے برابر میں لیٹا عمران ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں تھی۔ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ ان دونوں کی کلاس میں جتنا فرق تھا، اس کے بعد اس کا ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں تھی۔ سب کچھ اسے ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی کلاس میں جتنا فرق تھا، اس کے بعد اس کا ابھی تک اسے ایک خواب سمجھنا بلا وجہ نہیں تھا۔ وہ ایک مزدور کی بیٹی، جس کے پاس نہ ذاتی گھر تھا نہ مستقل کام۔ وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، جن کے لمبے چوڑے بینک بیلنس تھے، زمینیں جائیدادیں، محبت فاتح عالم۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور مسکرا دی۔
वो उठने को थी जब इमरान ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। वो चौंक कर पलटी। आप जाग गए? मुझे लगा आप सो रहे हैं। तुम जैसी हसीन लड़की जब बैठकर किसी इंसान को तकती रहे तो क्या वो सोया हुआ रह सकता है? वो शर्मा गई। ये दिन निकलना जरूरी था क्या? ये हमारा इस ख्वाब से जागना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वक्त को रोक दे? ना दिन का टंटा ना रात की खबर, बस ये जगह, ये पल, मैं और तुम, हमेशा के लिए। तभी बैरूनी दरवाजा जोर से खटखटाया गया। भाभी, भाई उठ जाएं, दिन के 12 बज रहे हैं। अम्मा कह रही हैं निकल आए अब आप उजरे से। वो जी भर के बदमजा हुआ था। ये कबाब में हड्डी लड़की सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अमरीन खिलखिलाकर हंसी थी। उठ जाएं, वक्त को रोकने का मंत्र किसी को नहीं आता। वो बेड से उतरने को थी जब इमरान ने उसे पुकारा। सुनो, मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। रात को खाने की मेज पर सब अहले खाना जमा थे। अम्मी, अब्बू, एहसन और उसकी छोटी जुड़वां बहनें रानिया और हानिया। वो सब खामोशी से खाना खा रहे थे। जब हानिया ने बाप को मुखातिब किया, बाबा मुझे नई डोल चाहिए, मेरी पुरानी गुड़िया इस रानिया की बच्ची ने तोड़ दी है। रानिया ने गुस्से से उसे देखा। गंदी बच्ची, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बाबा, इसने खुद अपनी डोल कहीं गुम कर दी है और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अम्मी ने बारी बारी दोनों को घूरा। किसी वक्त तो ये लड़ाई बंद कर दिया करो तुम दोनों। उन्होंने मुंह बिसोरा। भाई को देखो कितना अच्छा है, कभी लड़ते देखा है इसे कभी? भाई किससे लड़ेगा? इसका तो कोई भाई ही नहीं है और ना कोई फ्रेंड है। उसने खामोशी से लुकमा तोड़ा। बात बचकाना थी लेकिन सच थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, जो थे वो ज्यादा दिन टिकते नहीं थे। उसके संजीदा और रिजर्व रहने की आदत से वो पीछे हट जाते थे। स्कूल में, एकेडमी में, मोहल्ले में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मेरे बेटे का कोई दोस्त क्यों नहीं है भला? मैं दोस्त हूँ इसका, बेस्ट फ्रेंड। क्यों एहसन? जी बाबा, वो मुस्कुराते हुए बोला था। कम से कम वो उसके दोस्त नहीं थे, ये वो जानता था। दोस्त बेतकल्लुफ होते हैं, उनके दरमियान कुछ नहीं छुपा होता। वो एक दूसरे से सब बातें कर लेते हैं, वो सब चीज़ें जो उनसे वो नहीं कर सकता था। बच्चे बाहर ज़माना बहुत ख़राब है, आजकल दोस्त मिलते कहाँ हैं। ये मुआशरा बाकी चीज़ों के साथ साथ दोस्ती को भी ख़राब कर चुका है। अब तो बेहतरी इसी में है कि बस पूरी पूरी सलाम दुआ रखी जाए, बस। वो अक्सर उसे नसीहत करते थे। शायद वो ठीक कहते हों, लेकिन उनका बेटा ठीक नहीं रहा था। वो शदीद किस्म के अकेलेपन का शिकार हो चुका था, अपनी ज़ात के खौल में बंद और बिल्कुल तन्हा, कम गोश, शर्मीला, अपने आप में मगन। पढ़ाई में वो बेहतरीन था, हमेशा अव्वल आता था, लेकिन ज़िंदगी में वो अव्वल दर्जे पे था ही नहीं। हमारे मुआशरे से कटा हुआ इंसान अव्वल नहीं हुआ करता। अच्छे दोस्त तो दूर, उसे बुरे दोस्त भी नहीं मिलते। एहसन अमीर अली, मम्मी पापा बॉय, आइडियल बच्चा, अब नॉर्मल जिंदगी। ये कहाँ जा रहे हैं फरहान? रुमैसा ने बाइक पर बैठते हुए उससे पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। सफ़र शुरू हुआ। कुछ देर की मुसाफत के बाद बाइक एक इमारत के सामने रुक गई थी। रुमैसा ने हैरानी से उसे देखा और फिर इमारत के दाखिली गेट पर लगे उस बोर्ड को। वो एक यतीम खाना था। हम यहाँ क्यों आए हैं फरहान? अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। वो उसका हाथ पकड़े अंदर आ गया था। वो तंग सी राहदारी जिसके दोनों अतराफ में बहुत सारे कमरे थे, कुछ खुले कुछ मुकफ्फल। बच्चे बच्चियां राहदारी के इख्तिताम पर वो हाल नुमा कमरा था जिसके दोनों अतराफ में सीढ़ियां थी। उनके दरमियान में डेस्क था जहां वो लड़की बैठी थी। मुझे शहूद साहब से मिलना है, हमारी आज की अपॉइंटमेंट थी बच्चा गोद लेने के सिलसिले में।